Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 जुलाई 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लिथियम ट्रायंगल को, आखिरकार क्या है ये अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में अलग अलग पेयर्स बना दिए गए, यानी कि दो मेटल्स आपको हर एक ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दो मेटल्स का जोड़ा बना दिया गया है। पूछा यह जाता है कि कौन सा ऐसा आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एक मेटल लाइटेस्ट है, बहुत हल्का है, और एक मेटल आपको हैवीएस्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए बोलता है लिथियम एंड मरकरी, ऑप्शन बी लिथियम एंड ओस्मियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ओस्मियम, या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम एंड मरकरी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। पिछले 11-12 दिनों से लगातार महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा की जा रही है। पिछले 2 दिन से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, रोज़ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और आज भी एक और नया अपडेट आ चुका है। कल आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे कि देखो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कल हमने इसको पढ़ा भी था। बट अब यहाँ पर एक और नया अपडेट ये है कि अब चीफ मिनिस्टर वो चले गए हैं तो एक नए चीफ मिनिस्टर आए होंगे। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के जो करंट एक नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं वो हैं एकनाथ शिंदे साहब। इस चीज़ को यहाँ पे इस आर्टिकल ने कवर किया है। आप कहोगे वेट, अभी तो चर्चा ये की जा रही थी कि जो नए चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं वो देवेंद्र फडणवीस साहब बनेंगे। हाँ, ऐसी चर्चा की जा रही थी, बट ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब को बना दिया गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं एकनाथ शिंदे साहब। अब देखो कहानी तो अभी तक इतनी ही है, लेकिन आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी चर्चा होने वाली है। क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपको पता होगा जब ये शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस प्रकार से इंस्टेबिलिटी सी क्रिएट हुई, यहाँ के जो एमएलएज हैं यानी कि विधायक जो हैं वो सब एक तरीके से इस पार्टी से डिफेक्ट कर गए, यानी कि इसको छोड़कर एकनाथ शिंदे साहब को सपोर्ट किया। क्योंकि उसी के बाद में क्योंकि जो एमएलए का सपोर्ट है वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ रहा, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये आज के टाइम पर चीफ मिनिस्टर भी बन पाए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन एमएलएज ने शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट किया, यानी पार्टी छोड़कर यहाँ पे निकले। तो हुआ क्या, इस चीज़ को देखते हुए शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं आया है। कब आएगा ये डिसीजन? तो 12 जुलाई को। तो आने वाले टाइम पर इसी वजह से काफ़ी चर्चा होने वाली है। मतलब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बताने वाला है कि इन एमएलएज को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो मतलब आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारा बवाल होने वाला है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर। ठीक है ना? तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। आने वाले टाइम पर चर्चा होती रहेगी तो हम लोग इसका डिस्कशन करते रहेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब सेम पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। चर्चा की जा रही है मणिपुर के अंदर एक लैंडस्लाइड देखने को मिला जिसकी वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है और सिनेरियो कुछ इस प्रकार से क्रिएट हुआ है जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो लैंडस्लाइड काफ़ी खतरनाक रहा, डिज़ास्ट्रस रहा।
और 8 लोगों की यहाँ पर जान ले चुका है, ये भी बताया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड भी हुए हैं इस पूरे के पूरे लैंडस्लाइड के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्लड अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है, और जिन भी लोगों की यहाँ पे जान गई है उन लोगों को यहाँ पर मतलब उनके फैमिलीज़ को जो एक तरीके से कंपनसेशन है वो पे किया जाएगा मणिपुर की सरकार की साइड से, वो भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। अब ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन, करना क्या है, इस इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड पढ़ना है, क्योंकि आपको करंट से स्टैटिक को रिलेट करना आना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो अब यहाँ से नहीं बनेगा कि मणिपुर के अंदर लैंडस्लाइड आया था, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है लैंडस्लाइड को लेकर। इनफैक्ट यूपीएससी 2020 के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था लैंडस्लाइड को लेकर। आपको याद होगा मैंने आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई है कुछ दिन पहले। चलो बात करते हैं लैंडस्लाइड आखिरकार क्या है, ये न्यूज़ में क्यों रहता है। देखो, ये इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। क्यों? क्योंकि इस समय बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी जगह पर, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर आप देखोगे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लैंडस्लाइड होती क्या है? तो लैंडस्लाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ मास रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। सिंपल सी बात है, हुआ क्या, ऊपर से जो रॉक है वो नीचे गिर गई है, ठीक है, डेब्रिस नीचे गिर गया है, जिसको हम लोग भूस्खलन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसको भूस्खलन बोलते हैं, इंग्लिश में लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा लैंड है वो नीचे की साइड स्लाइड हो चुका है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड की तरह देखते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, नीचे से ग्रेविटी लग रही है, यानी अपनी साइड पर धरती नीचे चीज़ों को खींच रही है, तो ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे लैंडस्लाइड अकर होता हुआ नज़र आता है। लैंडस्लाइड के अपने आप में ही 5 अलग अलग मोड्स होते हैं, यानी 5 अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। एक को हम लोग बोलते हैं फॉल, दूसरा होता है टॉपल, तीसरा स्लाइड्स, चौथा स्प्रेड, और फिर पांचवा फ्लोस के नाम से जाना जाता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये निकल कर आता है कि लैंडस्लाइड हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे आपको 3 सबसे मेजर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी। प्रॉपर इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन यह है कि जियोलॉजी क्या होती है। देखो, जियोलॉजी मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ पर एक चट्टान है, एक अर्थ है, एक रॉक है, वो यहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है, फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई, तो वो भी यहाँ पर कारण बन सकती है लैंडस्लाइड का। फिर उसके बाद में दूसरा फैक्टर आता है मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये बेसिकली बात करता है कि देखो, मान लो एक एरिया, एक हिली एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब उस एरिया का वेजिटेशन जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उस एरिया में पहले अच्छे खासे पेड़ पौधे हुआ करते थे, अच्छी खासी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन वो सब बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पे सूखा बढ़ चुका है, तो लैंडस्लाइड आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पहले पेड़ था, तो पहले जब पेड़ था वहाँ पे, तो उसकी जड़ें अर्थ के अंदर तक क्या कर रखी थी, उसने यहाँ पर लैंड के अंदर तक जो पूरी तरह से मिट्टी है उसको होल्ड करके रख रखा था। जो हमारी हरियाली होती है, जो वेजिटेशन है, वो पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि लैंड को होल्ड करके रखती है। जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ की जड़ हो गई प्लस दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, वो सब लैंड को होल्ड करके रखते हैं। बट अगर वही चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो लैंड लूज़ हो जाएगा, तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बेसिकली हमारे मॉर्फोलॉजी टर्म के अंदर आता है। फिर उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी मानव की कुछ इस प्रकार से हरकतें हैं। वो हरकतें क्या हैं? लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं हिल एरियाज़ में, ठीक है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। अब रीजन वाइज बात करें, मतलब कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है, अगर हम लोग ओवरऑल दुनिया की बात करें, तो पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें। कॉन्टिनेंट मतलब जैसे हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा अफ्रीका, ये सब बेसिकली यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो जो एशिया है, एशिया सबसे ज़्यादा डैमेजेस को फेस करता है लैंडस्लाइड की वजह से। और एशिया के अंदर भी आप लोग देखोगे जो बेसिकली साउथ एशियन नेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। इसमें इंडिया भी आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी लैंडस्लाइड को हम लोग रोक कैसे सकते हैं? तो इसको रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज़ देखो, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, रोड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, इसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, इसको कम से कम करना होगा, तभी हम लोग लैंडस्लाइड को रोक पाएंगे। या फिर और क्या क्या
कर सकते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड रुक जाए। तो सबसे पहली बात देखो, करेंट टाइम पर क्या हो रहा है, उन वैलीज़ के ऊपर, उन हिल एरियाज़ के ऊपर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको लिमिट करना होगा। या फिर आप लोग एग्रीकल्चर कर भी रहे हो तो आपको जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो चेंज करना होगा। जैसे कि एक होती है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग को आप अपना सकते हो, ठीक है। जो हिली एरियाज़ है वहीं पे लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, जो टेरेस फार्मिंग है वो की जा सकती है, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप लोग वहाँ पे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स को चला सकते हो। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएँ, वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, है ना। अब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उसकी जो जड़ हैं वो वापस से उस एरिया को होल्ड करके रखने वाली हैं। तो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने से भी क्या किया जा सकता है, लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। तो ये तो हो गया लैंडस्लाइड का कॉन्सेप्ट, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब एक चीज़ और डिस्कस करनी यहाँ पे रह चुकी है, वो ये है कि लैंडस्लाइड्स के इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि आखिरी पॉइंट यही बचा। हमने इस टॉपिक के ओवरऑल हर चीज़ को कवर कर लिया। लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट क्या होता है, देखो इम्पैक्ट ना दो तरीके से पड़ता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मान लो यहाँ पे एक चट्टान ढह गई नीचे, एक जगह पर हमने भूस्खलन देखा है, जैसे मान लो अभी मणिपुर के अंदर ये लैंडस्लाइड हुआ, तो इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स भी होंगे, जैसे कि लोगों की जान भी गई है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डैमेज हुई हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है क्योंकि रोड पर आकर वो सब कुछ डेब्री जो है मलबा गिर जाता है, रेलवे लाइन्स बर्बाद हो जाती हैं, एरियाज़ ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो एक तरीके से लॉस्ट हो जाती है। ये सारे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं। बाकी कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, जैसे कि उस एरिया का जो लैंडस्केप है वही चेंज हो जाता है ना। यानी कि जैसे पहला वो एरिया देखने को मिला करता था वो वैसा अब नहीं दिख रहा है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी क्रिएट हुआ, तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। उसके बाद जो कल्टिवेबल लैंड था, वो एक लैंड था वो खिसक गया है नीचे, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वो भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में ज़रूर फोकस में इन सारी चीज़ों को रख सकते हो। जितना भी डेटा मैंने आप लोग को अभी नीचे दिखाया है, ये सारा डेटा आपको पीडीएफ्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा और डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ्स में मिल जाता है। वैसे मैं अभी 2 दिन से ऑफिशियल न्यूज़पेपर सेंड कर रहा था, बट अब नहीं करूँगा मैं, क्योंकि देखो ऑफिशियल न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं यार। तो मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ के अंदर बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सर जो पिक्चर है आर्टिकल का वो हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपको जो पिक्चर है वो भी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, चाहे आप लोग कोई सा भी आर्टिकल रीड करना। तो हर एक आर्टिकल मिलेगा आपको पीडीएफ में, आर्टिकल के बराबर में ये वाला सिंबल मिलेगा। तो पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे उसके साथ साथ एक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, एडोब एक्रोबैट नाम का वो ऐप आपको मिलेगा। उस ऐप में जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे ये सारा जो डेटा है वहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथ ही साथ वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबा देना, एक हमारा जो टारगेट रहता है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो, तो ज़रूर यहाँ पर लाइक का बटन दबाया करो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना दीपक यादव एजुकेशन, जैसे आप लोग सर्च बॉक्स में टाइप करोगे ये प्रोफाइल आपको मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मुझसे पूछ सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि सर आप क्वेरीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। देखो यार पता है क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज़ हैं वो 4-5 दिन पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स पूछी हुई है, तो वो यार बहुत नीचे मैसेज पड़ा हुआ है। अब जो नए नए लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, तो मैं क्या करता हूँ उन्हीं के मैसेज यहाँ पर पहले उनकी क्वेरीज सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि कल बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज पूछी थी, बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व करी हैं कल मैंने, तो आप लोग यहाँ पर एक बार और मैसेज कर देना, आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, तो मैं ऊपर वाली मैसेजेस जो है पहले देखकर उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, आप लोग ज़रूर मैसेज कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे सरकार ने बोला ये था कि हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वर्ड यूज़ भी किया था कि हो सकता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज किया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, ये बोला था मैंने। अब यहाँ पे यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मे बी लगा करे ना तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लिया करो। तो ये परसों बात हुई थी, बट यहाँ पे अब क्या निकल कर आता है कि सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा है, ना बढ़ाया है ना घटाया है, ठीक है ना। अभी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही थी, बट अभी यहाँ पर कोई भी चेंज ऐसा नहीं किया गया।
तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या हैं, ये इंटरेस्ट रेट क्या है, कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लियर सही से नहीं हो पा रही हैं। अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, तो एग्जैक्टली ये बेसिकली यहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग्स की तौर पर देखने को मिलती है। मतलब कि आपके पास पैसा है, आप जमा कर सकते हो इन स्कीम्स के अंदर में। होता क्या है यहाँ पर इंडिया के अंदर, जैसे आप लोग किसी बैंक के अंदर पैसे जमा करते हो तो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही आप लोग इन स्मॉल स्कीम्स के अंदर अपना पैसा जमा कर सकते हो, यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर इंसान क्यों पैसा जमा करेगा जब ब्याज बैंक से भी मिलेगा? तो क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर ब्याज आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद में मेंशन ये किया जाता है कि जब हम लोग इन स्कीम्स की बात करते हैं तो ये जो पैसा आपने जमा किया इन स्कीम्स के अंदर में, वो पैसा सरकार के पास गया, ये जो कलेक्शन वगैरह वो सब सरकार के पास में आया। अब वो जो सरकार है वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए, क्योंकि यानी कि मतलब सरकार काफ़ी सारी डेफिसिट से अगर सफ़र कर रही है, यानी उनका रेवेन्यू कम है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे मेंटेन कर सकता है ये फ़ंड। कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पर सरकार की हेल्प करी है इस फंड ने। तो ये इस तरीके से आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि सरकार की भी हेल्प कर सकता है ये पैसा, जो भी आप लोग जमा करोगे इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर, जिसके बदले आपको ब्याज भी मिलता है। बाकी स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स हैं इनको 3 बड़े बड़े हेड्स के अंदर कवर किया गया है। जैसे एक होता है पोस्टल डिपॉजिट। पोस्टल डिपॉजिट के अंदर यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। उसके बाद आता है सेविंग सर्टिफिकेट। तो आप लोग नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर, किसान विकास पत्र के अंदर भी आप पैसा जमा कर सकते हो। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि स्कीम, प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही ब्याज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार देखती है कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो फिक्स्ड नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलना चाहिए, तो इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। तो ये अलग अलग आपको मतलब अलग अलग प्रकार की स्कीम्स हैं, अलग अलग हेड्स के अंदर कवर करी गई हैं। इसी के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो पैसा डालते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं। अब इसके ऊपर सरकार ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, यह मैंने आपको बता दिया। जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर देखो हर क्वार्टर के बाद इसको देखा जाता है, हर क्वार्टर के बाद रीसेट किया जाता है। क्वार्टर आपको पता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है हर साल, मतलब एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर 3 महीने बाद इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पे देखा जाता है, उसको रीसेट किया जाता है, उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, या फिर अगर चेंजेस ना होने हो तो कोई चेंज होता नहीं, उसको अनचेंज रखा जाता है। बाकी इंटरेस्ट रेट को देखने वाली मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आपको देखने को मिलेगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स देखने को मिलेंगी। तो कितना कितना इंटरेस्ट मिलता है, वो सारा इंटरेस्ट रेट जितना पहले मिल रहा था वो सेम टू सेम मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये सारी स्कीम्स के बारे में अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो ये सारी स्कीम्स बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तौर पर देखी जाती हैं। आई होप आपको यहाँ पे भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है सुपर इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस आर्टिकल के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है कि केरला के अंदर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहाँ पर? खासकर थ्रिसुर के अंदर एक अलर्ट जारी किया गया। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड बोर है या फिर जंगली सूअर आप कह सकते हो, उसके अंदर एक एंथ्रेक्स नाम का जो बीमारी है वो देखने को मिली है, उसके अंदर एंथ्रेक्स पाया गया। तो इसी वजह से यहाँ पर एक अलर्ट केरला के अंदर ये जारी किया गया है। और एंथ्रेक्स क्या है मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा, थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, इसी वजह से कह रहा हूँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रेक्स यहाँ पे कंफर्म किया गया है कुछ वाइल्ड बोर के अंदर, यानी कुछ जंगली सूअर हैं जो एक तरीके से मरे हुए हैं, उनके अंदर ये एंथ्रेक्स नाम की बीमारी पाई गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लिया है, सैंपल वगैरह टेस्ट कर लिया और कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये एंथ्रेक्स इन्फेक्शन ही है। फिर उसके बाद में कुछ लोग थे, लगभग 13 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर इस जंगली सूअर की जो बॉडी है उसको रिमूव किया, दूसरी जगह पर यहाँ पे दफनाया था। तो उन लोगों को भी यहाँ पे उनके ऊपर भी मेडिकल सर्विलांस वगैरह जारी है, उन लोगों को भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि कोई बीमारी यहाँ पर इंसान को अफेक्ट ना करे, क्योंकि देख पा रहे हैं हम लोग बीमारी एक से बढ़कर एक निकलती हुई आ रही है। इतना आपने यहाँ पे क्लियर किया।
अब एंथ्रेक्स क्या है आखिरकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आर्टिकल में एंथ्रेक्स के बारे में नहीं समझाया गया। आपको पढ़ना तो यह है बिल्कुल, क्योंकि इसके बैकग्राउंड यानी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा। 2019 में मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करता था, उस समय मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया था। क्योंकि उस समय पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस एंथ्रेक्स के लिए एक नई वैक्सीन को डेवलप कर लिया था। इस वजह से 2019 में चर्चा में था, मुझे याद है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये एंथ्रेक्स है क्या। देखो, एंथ्रेक्स बेसिकली एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके नाम से ही मैचिंग खाता है, तो फिर बैसिलियस एंथ्रेसिस की वजह से ही ये बीमारी होती है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है ये इंसान और जानवर दोनों के ही अंदर अकर हो सकता है, दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खासकर हम लोग देख पाते हैं एशिया, सदर्न यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, कुछ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भी हिस्से हैं, इन जगह के अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी जो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव तो करता है, और यानी कि वही अपना जो है बैक्टीरिया जो है ये फॉर्म करता रहता है। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड होते हैं। कब इन्फेक्टेड होते हैं, जब ये बैक्टीरिया उनके बॉडी के अंदर पहुँचेगा। अब बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर पहुँचेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है, प्लस बहुत सारा पॉइजन, बहुत सारा जहर बॉडी के अंदर बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां यानी बीमार होने लगता है इंसान। अब इस एंथ्रेक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया, फीवर हो गया, सांस लेने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, या फिर एक तरीके से खून की उल्टियाँ होना, डायरिया होना, तो ये सारे यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस एंथ्रेक्स के। बाकी एंथ्रेक्स ठीक किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके, बट वैक्सीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो 2019 में ही इंडियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक वैक्सीन बनाई है, और उस वैक्सीन से यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ध्यान रखना, एंथ्रेक्स इतना खतरनाक है कि अगर आप लोग इसका 2 से 3 दिन में कोई इलाज वगैरह नहीं करते हो तो यहाँ पर इंसान की जान भी जा सकती है। ठीक है ना, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नव अगले पेज पर आपको यहाँ पर 2 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेट किए जा सकते हैं, या फिर साइंस एंड टेक से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहला आर्टिकल ये वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसरो जो है वो 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है, यानी कि कल के दिन, कल शाम 6 बजे तक ये 3 सैटेलाइट्स लॉन्च होने थे, जो कि हो चुके हैं और सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब ये कन्फर्मेशन यहाँ पर आज के इस आर्टिकल में कवर किया गया। तो ये जो 3 सैटेलाइट कल लॉन्च करी गई हैं इसरो के थ्रू, ये कौन से व्हीकल से लॉन्च की गई हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सैटेलाइट को हम लोग एक व्हीकल से लॉन्च करते हैं, तो वो व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53, इसका इस्तेमाल किया गया और सक्सेसफुली इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यह है कि जो 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं ये कौन कौन सी हैं, तो इन तीनों के ही नाम आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। एक सैटेलाइट 365 किलोग्राम की है, इसका नाम है सिंगापोरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दूसरी है यहाँ पर 155 kg की स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट। फिर उसके बाद एक आपको 2.8 kg की देखने को मिल जाती है फ्रॉम ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो ये 3 सैटेलाइट्स को अभी लॉन्च किया गया है ऑर्बिट के अंदर में। ठीक है ना, तो PSLV व्हीकल ने ये करके दिखाया है, सक्सेसफुली काम हो चुका है, इसी वजह से ये आज वापस से चर्चा में आ चुका है। हालांकि इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, इसरो के थ्रू। तो इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड या फिर स्टैटिक पोर्शन है वो इसरो है, इसरो के बारे में भी ज़रूर से पढ़ लेना। अगर हम लोग बात करें, इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, भारत की एक स्पेस एजेंसी है ये। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना, इसरो से पहले हमारे पास एक और बॉडी हुआ करती थी जो कि इस स्पेस रिसर्च के ऊपर काम किया करती थी, उसका नाम था इनकोस्पार, यानी फुल फॉर्म इसकी है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इनकोस्पार को बनाया गया था 1962 के अंदर में हमारे भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, साथ साथ हमारे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी के थ्रू। ठीक है ना, और यहाँ पे आप कह सकते हो ये 2 व्यक्ति हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स की तरह देखे जाते हैं, ये ध्यान रख सकते हो। तो इनकोस्पार को रिप्लेस करके बाद में 1969 में इसरो को बनाया गया था। बाकी इसरो के काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। पहली इंडियन सैटेलाइट जो है आर्यभट्टा, ये बनाई गई थी इसरो के थ्रू। इसको हमने लॉन्च किया 19 अप्रैल 1975 में
यूएसएसआर की मदद से यानी सोवियत यूनियन की मदद से। सैटेलाइट्स के मामले में आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनका भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहा है इंडिया के मिसाइल सिस्टम के अंदर। ठीक है, मिसाइल जो आ पाई है, मिसाइल के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, तो आप लोगों को यहाँ पर उनका नाम भी ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे बोला गया कि इस प्रकार से हमने पहली सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए, पीएसएलवी, जीएसएलवी ये बनाया। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, पहले हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, एसएलवी, एएसएलवी, फिर हमने पीएसएलवी बनाया, फिर जीएसएलवी बनाया, देन उसके बाद में एसएसएलवी बनाया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद में एक और रॉकेट बनाया गया है, वो है कौन सा, रीयूज रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट। ठीक है ना, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में कवर किया था, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। बाकी ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पता है आने वाले टाइम पर लगातार 2 साल इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होगी, वो है गगनयान मिशन। तो अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, तो इसरो की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम लोग गगनयान मिशन को कंडक्ट करेंगे, बट कोई यहाँ पे जल्दबाजी मचाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंसान को स्पेस में भेजना है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं मचाई जाएगी, हम लोग आराम से काम करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी लोग एस्ट्रोनॉट्स हमारे स्पेस में जाएंगे, उनकी सेफ्टी हमारी एक टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है, ऐसा इसरो ने मेंशन किया। क्योंकि बात की जा रही थी कब गगनयान मिशन लॉन्च होगा, चर्चा बहुत समय पहले से हो रही है, पिछले साल से चर्चा हो रही है, तो इसरो ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, लोगों का सवाल है, क्योंकि हमें लोगों को स्पेस में भेजना है, उनकी सेफ्टी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी मानी जाएगी। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल में से क्या पढ़ना है अब, इस आर्टिकल में से आपने पढ़ना है गगनयान मिशन को, गगनयान मिशन क्या है, कैसे यहाँ पर इसरो इसको कंडक्ट करेगा। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गगनयान मिशन के बारे में पढ़ते हैं, इसको लेकर पहले से काफ़ी सारी स्लाइड्स तैयार थी, पहले मैंने आपको पढ़ाया है, इस वजह से ये तैयार है। तो गगनयान मिशन एक मिशन है जिसको इसरो कंडक्ट करेगा, ध्यान रखना। अब इस पूरे गगनयान मिशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2 हमारे ट्रायल्स रहने वाले हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 में ट्रायल करेंगे और तीसरे में हम लोग इंसान को भेजेंगे अंतरिक्ष के अंदर। अब ये जो गगनयान मिशन रहने वाला है, इसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाएगा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो, अगर हम लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली होंगे, तो इंडिया यहाँ पे अमेरिका, चाइना और रशिया के क्लब को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा काम करने वाले ये 3 देश हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया। अब फिर उसके बाद इंडिया भी यहाँ पर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो हम लोग गगनयान मिशन के थ्रू 3 लोगों को स्पेस में भेजेंगे, जिसमें से एक विमेन भी रहने वाली हैं, ये आपको यहीं पे ध्यान रखना है। अब गगनयान मिशन जीएसएलवी रॉकेट से भेजा जाएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक होता है रॉकेट पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है रॉकेट जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना, अब देखो यानी कि जो जीएसएलवी है ये क्या करता है, ये बहुत दूर ले आके सैटेलाइट को लॉन्च करता है, यानी कि अगर हमें थोड़ा डिस्टेंस पर, थोड़ा ज़्यादा दूरी पर जाना है, तो हम लोग जीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट होता है ये। तो ये रॉकेट होगा इस प्रकार से, इस रॉकेट में लोग कहाँ पे बैठेंगे, लोग बैठेंगे यहाँ पर। तो क्या रॉकेट के अंदर एज इट इज़ बैठे रहेंगे, नहीं, रॉकेट के अंदर एक और सिस्टम को फिट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्रू मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। जो क्रू मॉड्यूल होगा, इसके अंदर ये 3 लोग बैठे रहेंगे। क्रू मॉड्यूल के नीचे आपको सर्विस मॉड्यूल लगा हुआ नज़र आएगा, तो यानी ये दोनों आपस में फिट रहेंगे, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, और इसको यहाँ पे रॉकेट में फिट कर दिया जाएगा ऊपर की साइड। फिर उसके बाद इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया पीएसएलवी, जीएसएलवी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना। बाकी अब आते हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ये आपको लिखित में मिल चुका है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि इसको हम लोग लॉन्च कैसे करने वाले हैं। तो जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोग जो पहले 2 बार काम करेंगे वो 2 टेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, 2 तो हम लोग पहले टेस्टिंग करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे इंसान को भेजने वाले हैं। पहले खाली एक टेस्टिंग होगी, दूसरे में एक रोबोट को भेजकर टेस्टिंग की जाएगी, और तीसरा यहाँ पर इंसान को भेजकर यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। जो गगनयान मिशन है बेसिकली इसको हमें फाइनली
कंडक्ट करना है साल 2023 में। साल 2023 की तारीख यहाँ पे इसरो के थ्रू दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहली बार में खाली रॉकेट को हम लोग भेजने वाले हैं, दूसरे में हम लोग इस रोबोट का इस्तेमाल करेंगे। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम दिया गया है व्योमित्रा। इसको लेकर CDS में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा, मैंने समझाया भी था, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये क्लियर हो गया। तो तीसरे में हम लोग इंसान को भेजेंगे। कैसे भेजेंगे ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इस रॉकेट के अंदर ये मॉड्यूल फिट किया जाएगा और इस मॉड्यूल के अंदर ये लोग बैठे होंगे। अब आप कहोगे बस इतना ही है कि यहाँ रॉकेट में बैठ के यहाँ पर भेज दिया जाएगा उनको? नहीं, अब इसका जो प्रोसेस होने वाला है, लोग स्पेस में जब ये घूम कर आएंगे वो किस तरीके से रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब इस वाले पिक्चर को थोड़ा ध्यान से समझना। जब आप लोग देखोगे तो इस GSLV Mark 3 रॉकेट को हम लोग कहाँ से लॉन्च करने वाले हैं? श्री हरिकोटा से लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर वो 3 लोग भी बैठे होंगे। क्या होगा, इस रॉकेट को जैसे ही हम लोगों ने लॉन्च किया, ये 16 मिनट में लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा। यानी कि पृथ्वी से ऊपर 300 या 400 किलोमीटर की दूरी पर हमें पहुंचना है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा। अब लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचते ही इसमें क्या होगा, इस रॉकेट में जो हमने मॉड्यूल लगाया था, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को हमने जोड़ा था, वो अलग हो जाएगा। तो रॉकेट यहाँ तक ऑर्बिट तक गया और ऑर्बिट तक जाने के बाद में इसमें से ये जो रॉकेट है वो मॉड्यूल को बाहर निकाल देगा, जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। अब वो मॉड्यूल क्या करेगा, वो यहाँ पे स्पेस में रहेगा 5 से 7 दिन तक। इस प्रकार से वो स्पेस में रहने वाला है, ठीक है ना। स्पेस में वो तैरेगा 5 से 7 दिन तक और फिर उसके बाद में ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब नीचे गिरने से पहले इसके अंदर एक और चेंज होगा, वो ये होगा, जैसे मैंने बोला, इसके अंदर क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल दोनों लगे हुए हैं। तो इसमें से क्या होगा, क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये सर्विस मॉड्यूल अंतरिक्ष में रह जाएगा, जो कि अंतरिक्ष का कचरा बन जाएगा। अब जिसमें लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा क्रू मॉड्यूल, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, ये गिरना स्टार्ट करेगा। अब आपका कहना होगा ये नीचे गिर जाएगा तेज़ी से तो लोग मर जाएंगे। हाँ, लेकिन जब ये गिरेगा नीचे तो इसकी स्पीड को, इसकी गति को कंट्रोल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसमें पैराशूट लगे हुए हैं। तो गिरेगा, जैसे जैसे गिरना स्टार्ट करेगा पैराशूट ओपन हो जाएंगे। पैराशूट ओपन हो जाएंगे तो आराम से धीरे धीरे लैंड करेगा। और कहाँ पे लैंड करने वाला है? गुजरात के अंदर जो अरेबियन सी है वहाँ पे लैंड करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्रू मॉड्यूल हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे इस एरिया से। अब इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर जो कॉस्ट आने वाली, लगभग 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक की यहाँ पे कॉस्ट आने वाली है। और इंडिया अगर ये काम कर लेता है तो जैसे मैंने आपको बताया, US, रशिया, चाइना की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इंडिया चौथा कंट्री बनेगा जो कि इस प्रकार से अपने मिशन को कंडक्ट करने वाला है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन आता है वर्ल्ड पेज। अब वर्ल्ड सेक्शन पे 1-2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और 2 तो नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर ये वाला। इस आर्टिकल में भी आपको एक लोकेशन कवर कर लेनी है, क्योंकि लोकेशन वाइज हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब की बारी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हर साल आप पेपर देखोगे तो लोकेशन वाइज क्वेश्चन आता ही आता है। चर्चा किस चीज़ के बारे में हो रही है? चर्चा हो रही है स्नेक आइलैंड के बारे में। तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली भी चर्चा में था, मैंने करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया था। हुआ ये था कि यूक्रेन ने जो रशिया का प्रेजेंस है स्नेक आइलैंड पर, वहाँ पे अटैक किया। अब अटैक करने के बाद में आप ये देख पाओगे, जो रशिया है वो इस स्नेक आइलैंड से विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से आप कह सकते हो निकल रहा है। तो रशियन फोर्सेस यहाँ से निकल रही हैं बाहर इस स्नेक आइलैंड से। इसी वजह से ये दोबारा से चर्चा में आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्नेक आइलैंड कहाँ पर स्थित है, पहली चीज़ तो ये देखनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यूक्रेन ने रिसेंटली क्या किया, रशियन मिलिट्री को बहुत सारा लॉस कर दिया, बहुत सारा लॉस पहुंचाया है इस स्नेक आइलैंड के ऊपर। नाउ इसी वजह से यहाँ पर अब रशिया जो है इसको आप कह सकते हो कि छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको विड्रॉ करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल बात करें स्नेक आइलैंड की, तो स्नेक आइलैंड को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ज़मीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, या स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग सरपेंट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा लैंड है, मतलब आप कह सकते हो 700 मीटर के आसपास का ये लैंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो लैंड है इसका जो शेप है आपको एक्स शेप देखने को मिलता है। एक्स शेप बेसिकली आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसको जब आप लोग टर्न कर दोगे तो मतलब इनका कहना एक्स है, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स शेप में ये स्नेक आइलैंड है। कहाँ पर स्थित है? ये ब्लैक सी के अंदर स्थित है। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक सी को लेकर भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसके बाद लोकेशन हमने देख ली, ब्लैक सी के अंदर है।
पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा पिक्चर देखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एक क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी। एक सेकेंड, ये आपको देखने को मिलेगा मैप। इधर है यूक्रेन, यूक्रेन के इधर जाओगे इधर आपको मिलेगा रशिया, और रशिया यूक्रेन के नीचे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, और ब्लैक सी में बिल्कुल यूक्रेन के जो ये ओडेसा वाला शहर है, इस ओडेसा से नीचे ही आपको स्नेक आइलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्नेक आइलैंड देखने को मिल गया। अब स्नेक आइलैंड के बारे में जान लिया, ये कहाँ पे स्थित है, ब्लैक सी के अंदर स्थित है। तो ब्लैक सी आप लोग को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया के नीचे ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्नेक आइलैंड देखने को मिल जाएगा। अब स्नेक आइलैंड तो आपने जान लिया, साथ ही साथ ब्लैक सी के बारे में भी जान लो। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा, देन जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, और उसके बाद यहाँ पर यही कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे ब्लैक सी के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। फिर उसके बाद में एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्लैक सी और रशिया के बीच में ये सी ऑफ एजोव आता है, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, टर्की को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। टर्की वाला क्वेश्चन कल भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि टर्की कौन से दो समुद्र के बीच में लोकेटेड है, तो ब्लैक सी और इसके नीचे मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की लोकेटेड है। इधर एजेंसी आपको देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी चर्चा में है। ये सारे सी स्ट्रेट्स एक ही जगह पे ये सब कुछ आपको मिल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ मरमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे सी स्नॉट हो गया था, ठीक है, इसकी वजह से चर्चा में था। तो ब्लैक सी के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। ब्लैक सी कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रेट्स देखने को मिल जाएंगे वो आप लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। जो ब्लैक सी है ये सी ऑफ एजोव से कनेक्टेड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी लोकेशन वाइज, उसको ध्यान में रखना है। बाकी डायरेक्टली आर्टिकल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है ना। आगे आते हैं, उसके बाद पेज नंबर 16 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो इकोनॉमी पर आज हमारे 2-3 आर्टिकल हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, ये बात करता है बैंक्स हैव कैपिटल टू बफर एनी शॉक। अब ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ करी है थर्सडे में, यानी कल के दिन रिपोर्ट रिलीज़ करी गई। और इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि भारत के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी हमारे नॉर्मल बैंक्स देखने को मिलते हैं, या फिर हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, इनके पास में अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा कैपिटल है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, तो आराम से यहाँ पर ये बैंक्स उनको झेल सकती हैं, ठीक है। तो बैंक्स के पास में कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे एसेट्स आपको बैंक के पास में देखने को मिल जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। और बोला ये हम देख पा रहे हैं दुनिया भर में वैसे ही बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सप्लाई चेन में डिसरप्शन क्रिएट हो चुका है, प्रॉपरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सामान नहीं आ पा रहा है, महंगाई लगातार इंक्रीज़ हो रही है, ग्रोथ जो है यहाँ पर कंट्रीज़ की नहीं हो पा रही हैं। तो ये यहाँ पे बोला गया, ये अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो इन प्रॉब्लम से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं हमारे बैंक्स के पास में इतना सारा कैपिटल तो देखने को मिलता ही है, ये बातें यहाँ पे बताई गई। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला ये भी था कि जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन का रिस्क है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान भी पहुँच रहा है। बट उसके बाद फिर से अगेन वही सेम बात बोली गई कि बैंक्स के पास में इनफ कैपिटल है किसी भी शॉक से रिकवर करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिज़ास्टर आता है तो वहाँ से वो बैंक से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, इसमें कोई भी यहाँ पे याद रखने वाली या अलग से पढ़ने वाली बात नहीं है। अब जैसा मैंने एक वर्ड थोड़ी देर पहले यूज़ किया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक टर्म यहाँ पे चर्चा में है, उसको ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली स्टैगफ्लेशन की बहुत चर्चा करी थी। स्टैगफ्लेशन मतलब होता क्या है, देखो स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। कहोगे क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया। चलो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी मिले। जब हम लोग बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की, तो ध्यान रखना है स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक सिनेरियो है जहाँ पर एक इकोनॉमी दोनों ही चीज़ें फेस करती है, यानी उस इकोनॉमी के अंदर महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है। तो आप कहोगे तो सिमिलर सी बात है, महंगाई ज़्यादा होगी, ग्रोथ कम होगी,
लेकिन ये एक समय पर नहीं होता है, मतलब एक टाइम पर ये चीज़ें साथ में नहीं देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ होता क्या है, आप ये समझो कि किसी भी सेक्टर के अंदर मान लो जब जीडीपी बढ़ती है, तो जब जीडीपी बढ़ेगी किसी भी एरिया, मतलब किसी भी आप लोग इकोनॉमी के अंदर देखोगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। कहोगे कैसे? देखो, जीडीपी बढ़ी यानी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर महंगाई भी बढ़ रही है। सिचुएशन ये देखने को मिलती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक सिचुएशन ये देखने को मिलती है, जब जीडीपी कम होती है तो आप लोग देख पाओगे इन्फ्लेशन भी कम होता है। तो मतलब क्या क्या होता है, जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जीडीपी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। अब जीडीपी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम क्यों होगा? वही बात, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो चुकी है। कम होने के साथ साथ यहाँ पे लोगों के पास में रोज़गार नहीं है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में पैसा इतना है नहीं, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन कम होना चालू करेगा। ये तो यहाँ पे कंडीशन होती है इकोनॉमी की। बट स्टैगफ्लेशन जो है ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर जीडीपी भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हो, मतलब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। अभी तक क्या हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी, मतलब ग्रोथ ही बढ़ रही थी तो भी महंगाई बढ़ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद हमने देखा जीडीपी कम हो रही थी, उसके बाद ग्रोथ भी कम हो रही, इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह भी कम हो रही थी, वो चीज़ें लेवल चल रही थी। बट ये सिचुएशन ऐसी है कि आपकी ग्रोथ तो रुक गई, ग्रोथ रुकने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। एक तरफ ग्रोथ भी रुक गई, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, यानी बेरोजगारी वगैरह भी हो देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है, इसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग स्टैगफ्लेशन के बारे में लिख सकते हो। ये जो टर्म है स्टैगफ्लेशन की, सबसे पहली बार लाई गई थी लैन मैक्लॉड के थ्रू, ये ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस पोर्शन ये होता है स्टैगफ्लेशन। आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये चर्चा करता है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। अब इस आर्टिकल पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, ऐसा क्यों? क्योंकि हर महीने यहाँ पर ये डेटा आता है। तो अभी ये जो डेटा दिया गया है ये मई के महीने का है, कि मई के महीने में हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे सरकार का खासकर जो फिस्कल डेफिसिट है, तो वो यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 12.3% के आसपास देखने को मिला है। क्वेश्चन ये है कि सर ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो, फिस्कल डेफिसिट मतलब एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस निकालते हैं। मतलब मान लो ये हमारी करंट गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और सरकार ने कितना पैसा कमाया। लेकिन फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सरकार खर्चा तो ज़्यादा कर देती है और पैसा बहुत कम कमाती है, यानी रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है फिस्कल डेफिसिट का। तो फिस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पर 12.3% तक पहुँचा। डेटा चेंज होता रहता है, बस खाली फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक आर्टिकल आता है ये वाला, ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या चर्चा की जाती है, आरबीआई एक डेटा लेकर आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा हमें ये दिखाता है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ चुका है, यानी जो उधारी है भारत ने ली है, एक्सटर्नल डेट वो इंक्रीज़ हो चुका है 47.1 बिलियन डॉलर से। और ये डेट इंक्रीज़ होकर कितना पहुंच चुका है, तो लगभग ये यहाँ पे आप कह सकते हो साल 2022 के अंदर 620.7 बिलियन यूएस डॉलर का डेट पहुंच चुका है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल डेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक्सटर्नल डेट आखिरकार होता क्या है? देखो, एक्सटर्नल डेट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज डेट। मतलब कि ये देश ने पैसा जब कोई एक कंट्री पैसे को बोरो करती है अलग अलग बाहर के लोगों से, फॉरेन लेंडर से, ठीक है, विदेशी लोगों से यहाँ पर पैसा ले लिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सटर्नल डेट इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ कंट्रीज डेट दैट इज बोरोड फ्रॉम वेरियस फॉरेन लैंडर्स सच एज कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट्स। यानी विदेश की सरकार से ले लिया, विदेश के कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए वहाँ से ले लिया,
उनकी कमर्शियल बैंक से ले लिया तो वो एक्सटर्नल डेट कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया में बढ़ती हुई नज़र आई है। हमने यहाँ पर उधारी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी बढ़ चुकी है, ये बातें यहाँ पे बताई गई। बाकी एक्सटर्नल डेट के कुछ प्रकार वगैरह भी होते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्सटर्नल डेट क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया। अब बेसिकली यहाँ पर ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक देश ने पैसा बोरो कर लिया। अब मान लो जब देश ने पैसा ले लिया तो उससे प्रोडक्शन किया, गुड्स वगैरह बेचे, लेकिन उसमें भी अगर वो देश फेल हो जाता है, यानी उसको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो अपना लोन वो रीपे नहीं कर पाएगा, मतलब उधार जहाँ से लिया है वो पैसा वापस नहीं दे पाएगा। और वापस नहीं दे पाएगा तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर डेट क्राइसिस हो जाते हैं, जैसा श्रीलंका ने देखा है। ठीक है, तो डेट क्राइसिस क्रिएट होने चालू हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का भी जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ चुका है। ये डेटा यहाँ पे दिया गया, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी एक्सटर्नल डेट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट बेसिकली यहाँ पर इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड आपको मिलता है लोन चुकाने का। शॉर्ट टर्म के अंदर 1 साल का ही समय मिलता है या 1 साल से कम का समय मिलता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतने टाइम में आपको यहाँ पे पैसा चुकाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे इसी एक्सटर्नल डेट में एक तो प्रकार हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दूसरा प्रकार होता है मल्टीलेटरल और बायलेटरल डेट। मल्टीलेटरल मतलब हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाते हैं, जैसे कि अलग अलग बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये दोनों IDA और IBRD दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलेगा। तो अगर इन इंटरनेशनल बॉडीज से हम लोग पैसा लेते हैं तो वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन डेट की तौर पर देखा जाता है। उसके बाद में बायलेटरल डेट क्या होता है, जब जो 2 कंट्रीज़ हैं आपस में यहाँ पर पैसा एक दूसरे से ले रही हैं। ठीक है ना, ये पैसा ले रही हैं दे रही हैं, तो बेसिकली वो यहाँ पे बायलेटरल आप कह सकते हो डेट कहलाता है। तो एक्सटर्नल डेट के ये सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। बाकी एक्सटर्नल डेट का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन वही सिमिलर है जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो पैसा लिया है, ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ के लिए पैसा लिया है। अब पैसा खर्चा गया और मान लो यहाँ पे किसी कारण की वजह से वो पैसा का एक प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं मिला है, तो वो पैसा एक तरीके से सरकार चुका नहीं पाएगी, यानी वापस से वो रीपे नहीं कर पाएगी। और रीपे नहीं कर पाएगी तो इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर डेट क्राइसिस क्रिएट होने चालू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे इकोनॉमी के पोर्शन को लेकर। अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज छोटे छोटे आर्टिकल काफ़ी सारे थे, लेकिन कोई बात नहीं, कवर होने चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एडिटोरियल डिस्कशन पर आज हमारे पास 4 एडिटोरियल्स हैं। G7 समिट को लेकर चर्चा की जाती है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एडिटोरियल्स कुछ बेकार हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एक इंटरव्यू आता है, इस इंटरव्यू को आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर हमारे पास एक डेटा पॉइंट रोज़ाना आता है। आज का डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेंगू के बारे में चर्चा की जा रही है, तो डेंगू के लेकर मैं आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आपको 2 एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात की गई है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल ऑफ अ रूपी, जो हमारा इंडियन करेंसी है वो डेप्रीशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। क्यों डेप्रीशिएट हो रहा है, डेप्रीशिएशन होता क्या है, वो सब डिस्कस किया गया। फिर अगले एडिटोरियल में चर्चा की जा रही है, काफ़ी लंबा चौड़ा एडिटोरियल है, रोड सेफ्टी के बारे में चर्चा की जा रही है कि रोड सेफ्टी को लेकर हमें काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए। तो क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आप लोगों के लिए आज का मेंस का क्वेश्चन। तो मेंस का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बनता है आज का, वो ये है, आपकी स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस काफ़ी चर्चा में रहे, लगातार मैंने आपको पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में समझाया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिटेल से बताया। तो आज आप लोगों को इसके ऊपर आंसर राइटिंग करनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अच्छे से यहाँ पर 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना। आप वहाँ पे जाकर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। एक दूसरे के आंसर्स को सभी लोग रिव्यू भी कर दें तो आपको वो चीज़ का भी बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। अब फिलहाल यहाँ पे हम लोग अपने इस वाले एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक बात और बोल दूँ, एडिटोरियल सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना या पढ़ के मतलब थोड़ा काम चला लेना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी। एडिटोरियल पढ़ के उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकाल कर यूज़ करना, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं।
अगर मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ आर्टिकल प्रोवाइड करवा दूं तो आप लोग सिर्फ पढ़ लोगे, आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपकी इस तरीके से मदद कर दूं कि पूरे एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल कर दे दूं हेडिंग्स के साथ में, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ, कि ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़े ना, आप डिजिटलाइज वे में इन चीज़ों को कवर कर सको। आप लोग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अपने इन वीडियो के अंदर दे सकते हो इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद में ये जो नोट्स हैं वो आप लोग ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, चीज़ों को सेव करके अपने पास में रख सकते हो। चलो फिलहाल बात करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। तो आर्टिकल क्यों लिखा गया, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लेटेस्ट लैंसेट स्टडी कंडक्ट करी गई है, और उस स्टडी के दौरान बताया ये गया कि हम लोग अगर कुछ स्टेप उठा लें, कुछ स्टेप मतलब कि अगर हम लोगों की गाड़ियों की स्पीड अगर कम करवा दें तो हर साल 20,000 लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं। तो मतलब इतने सारे लोगों की जो जान जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जा रही है क्योंकि यहाँ पर उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो अगर यहाँ पर स्पीड को रेगुलेट किया जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है, ऐसे यहाँ पर लैंसेट की स्टडी ने बताया है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टडी के अंदर ये भी बोला गया, जो करंट टाइम पर रोड के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे के आपको 4 बड़े बड़े फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है गाड़ियों की। दूसरा, लोग शराब पीकर अल्कोहल ड्रंक वगैरह करके यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तीसरा, हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से भी जान जाती है। चौथा, कार में तो सीट बेल्ट्स का यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी वजह से भी जान चली जाती है। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर हमने इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिया, लोगों को यहाँ पर इन 4 चीज़ों से रोक लिया, सीट बेल्ट्स लगानी सिखा दी, या हेलमेट्स लोग पहन के चल रहे हैं, शराब पीकर ना गाड़ी चलाएं, एक प्रॉपर स्पीड पर चलाएं, ऐसा ना हो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, अगर ये काम करने लगे तो लगभग हम लोग बहुत सारी इंजरीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, लगभग 25 से लेकर 40% तक लोगों की जान बचाई जा सकती है हर साल, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से रोड सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होगा, ये बातें यहाँ पर इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने 2020 की रिपोर्ट में बताया था कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया में लगभग 1,31,714 के आसपास डेथ हुई थी। आप इमेजिन कर सकते हो, 1.5 लाख के आसपास का डेटा होगा ये कम से कम, कि इतने सारे लोगों की जान गई थी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो जान गई है लोगों की, वो उसके पीछे का कारण था गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होना, या फिर दूसरा कारण लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है। देखो यहाँ पे बताया गया लगभग 69.3% डेथ हुई हैं 1,31,000 में से 69.3% डेथ हुई हैं गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ होने की वजह से। बाकी 30.1% डेथ हुई हैं लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। 11.5% डेथ हुई हैं उन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी 5 से लेकर 29 ईयर्स तक के एज ग्रुप की लोगों की जान गई है इन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स के अंदर, ये भी बताया गया। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी, यानी कि आप देखोगे क्रैश रिलेटेड डेथ भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि गाड़ी क्रैश हुई, उसकी वजह से भी लगभग 10% के आसपास डेथ हुई हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें ज़रूरत है हम इंडिया के अंदर रोड सेफ्टी की तरफ काम कर सकें, लोगों की जानों को बचा सकें। तो रोड सेफ्टी का इम्पोर्टेंस भारत के अंदर क्या है उसको समझते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बेसिकली इंडिया के अंदर एक सबसे डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग देख पाते हैं। हर साल हम लोग देख पा रहे हैं कि लोगों के पास जो व्हीकल्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, रोड नेटवर्क बढ़ रहे हैं हर साल। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे रोड सेफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ पे बताया ये जाता है कि रोड सेफ्टी के ऊपर क्यों ध्यान देना है, इसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी। हमारी बहुत सारी रोड हैं जहां पे सिचुएशन या उसकी कंडीशन बहुत बेकार है, रोड बहुत बेकार रोड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। प्लस यहाँ पे बहुत सारे रोड का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पुअर तरीके से बना हुआ है, वहाँ पे जो मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रोड सेफ्टी की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट बताया गया नेग्लिजेंस एंड रिस्क, यानी कि लोगों की गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लोग अल्कोहल और ड्रग्स के कंजम्पशन के अंडर में गाड़ियाँ चला रहे हैं।
ठीक है, थके हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से रोड सेफ्टी की ज़रूरत है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे लोग हैं भाई मोबाइल फ़ोन लगा लेते हैं, हेलमेट के अंदर मोबाइल फ़ोन लगा लेते हैं और फिर वहाँ से बात करते हुए लगातार चलते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट्स का। फिर उसके बाद रोड एक्सीडेंट का एक और कारण है ओवरलोडिंग। गाड़ी के अंदर उसकी लिमिट से ज़्यादा लोगों को भर लो, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में एक और कारण देखने को मिलता है, वो है वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मामले में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोली ये जाती है कि लोगों के अंदर देखो प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है, प्रॉपर जागरूकता नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं, लोगों को एयरबैग्स के बारे में पता होना चाहिए, गाड़ी के अंदर एयरबैग्स क्या होते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो लोग यूज़ ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसका इम्पैक्ट, या मतलब आप लोग खुद सोच रहे होंगे क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा? बिल्कुल, इसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये जो लोगों की डेथ हो रही है इन एक्सीडेंट्स की वजह से, तो इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो जीडीपी है उसका 3% के आसपास लॉस देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, जिसको हम लोग रोक सकते हैं। फिर ये तो हो गया इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट। अब बात करें सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी के ऊपर ही बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यार एक व्यक्ति था जो कि यहाँ पे पूरे घर की जिम्मेदारी ले चुका था, पूरे घर को चला रहा था, अब यहाँ पर उसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो पूरी फैमिली है वो पॉवर्टी साइकिल के अंदर आ जाती है और ज़्यादा गरीबी में आ जाती है, उधारी में आ जाती है, तो हाउस होल्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। प्लस यहाँ पे मान लो वो जो व्यक्ति था वो मैरिड था, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, घर से यहाँ पर मतलब घर पे अब कोई नहीं रह गया है काम करने लायक, तो वेमेन को बाहर निकलना पड़ेगा, वेमेन के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है, वेमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये सोसाइटी के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इन रोड एक्सीडेंट्स का। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ नाम की, और यहाँ पे इस रिपोर्ट ने क्या बताया, सॉरी ये जो रिपोर्ट है, हाँ, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी 2021, ये पूरा नाम है बेसिकली इसका। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया 50% जो वेमेन है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी हैं। किसकी वजह से? यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। उनके घर में यहाँ पर किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ, लोग उन्हीं के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर सब डिपेंडेंट थे, तो क्या होगा, उस घर से वेमेन को बाहर निकलना पड़ेगा, वेमेन को यहाँ पर पूरी फैमिली को देखना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख पाते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट में एक सोल्यूशन भी दिया गया है कि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़, स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि लोग अगर स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं तो जगह जगह पर आप लोग इन डिवाइस को इंस्टॉल कर दो, जिससे पता चले कोई भी अगर स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो उसका चालान काटा जाए और साथ साथ यहाँ पर ई चालान काट के उसको दे दिया जाए। और करेंट टाइम पर चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है। स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, जैसे डिजिटल कैमरेज का इस्तेमाल किया गया चंडीगढ़ के अंदर, और न्यू दिल्ली के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। रडार गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रडार गन जो है बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रैफिक पुलिस के हाथ में होता है। अगर वो देखते हैं जो भी गाड़ियाँ पास हो रही हैं उसकी स्पीड को एस्टिमेट करता है कि हाँ ये इतनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं, लोग कितनी स्पीड में चल रहे हैं। बाकी कुछ सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे आप जगह जगह पर ब्रेकर्स वगैरह बना सकते हो, रेस प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, ये काम कर सकते हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। उसके बाद आप रूल्स को और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टर कर दो, यानी रूल्स को आप क्या कर सकते हो और ज़्यादा हार्ड बना सकते हो। जो भी रूल्स वगैरह ट्रैफिक रूल्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर दो, लोगों के ऊपर फ़ाइन इम्पोज करना चालू करो। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है या फिर हमारे ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर जो फ़ाइन वगैरह है वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसके बाद शायद एक पॉइंट और रह गया है। एक पॉइंट यह है कि कौन कौन से इनिशिएटिव है, हम लोग ने अभी डिस्कस किया कैसे हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है
कि क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, रोड सेफ्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दुनिया भर में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन हुआ था रोड सेफ्टी के ऊपर 2015 में। इस डिक्लेरेशन को यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर कंडक्ट किया गया था, इंडिया ने भी इसको साइन किया है। इसमें फोकस यह है कि साल 2030 तक जो भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है उसको कम करा जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम रखा गया था। ये बेसिकली यहाँ पर एक रजिस्टर्ड चैरिटी थी जो कि यहाँ पे डेडिकेट करी गई थी लोगों की जान बचाने के लिए। उसके बाद में इंडिया के अंदर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेकर आया गया। यानी कि हमने मोटर व्हीकल के अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया था, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट था उसके अंदर एक चेंजेस कर दिए थे। और वो चेंजेस यहाँ पर इस ऐसे करे गए कि इसमें पेनल्टी वगैरह बढ़ा दी गई थी। कोई व्यक्ति यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का वोलेशन करता है या फिर यहाँ पे डिफेक्टिव व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह इंक्रीज़ कर दी गई थी। ठीक है ना, तो ये इसकी तरीके से यहाँ पर स्टेप उठाए जा रहे हैं। उसके बाद में हमने एक बॉडी बनाई हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी को बनाया गया ताकि वो इन हाईवेज़ का, नेशनल हाईवेज़ का जो डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, उसका ध्यान रख सके। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव इंडिया के थ्रू उठाए जा रहे हैं ताकि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकें। ठीक है, तो लैंसेट की स्टडी क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाई हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है फ्री फॉल ऑफ द रूपी। इसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में। उससे पहले हमारे पास एक डेटा पॉइंट भी है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल मैं लास्ट में क्यों डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है मैंने, थोड़े दिनों पहले, और आपको इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग भी करवाई थी। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल बहुत टाइम हो गया डिस्कस करे हुए। तो डेटा पॉइंट में यहाँ पे चर्चा की जा रही है डेंगू के पैटर्न्स के बारे में। तो जो डेंगू के केसेस है वो लगातार निकल कर आ रहे हैं। अब डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक चर्चा की जा रही है। यहाँ पे बोला गया डेंगू के केसेस का जो बर्डन है वो पूरे सदर्न इंडिया के अंदर काफ़ी बढ़ चुका है। साल 2022 में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे इंडिया के जितने भी डेंगू के केसेस हैं 60% केसेस यहाँ से बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया साउथ वाले रीजन में डेंगू के केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसको लेकर इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया गया है। बस छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन आपको डेंगू के बारे में भी जानना है, सिर्फ आर्टिकल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जब हम लोग डेंगू के बारे में चर्चा करते हैं तो डेंगू बेसिकली मच्छर से होने वाली एक बीमारी है। अब कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो ध्यान रखना एडिस एजिप्टी नाम का ये मच्छर देखने को मिलता है। और यही मच्छर डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस जैसे इन्फेक्शन का कारण बनता है। प्लस डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं, तो यहाँ पे बुखार बहुत तेज़ होना, सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, उसके बाद हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, ये सारे यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं डेंगू के। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जब हम चर्चा करते हैं तो देखो डेंगू का पता लगाया जा सकता है ब्लड टेस्ट करके, प्लस कोई भी प्रॉपर अभी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि डेंगू को ट्रीट कर सके। बाकी डेंगू का स्टेटस के बारे में चर्चा करें तो हम देख पाते हैं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि डेंगू वायरस के इन्फेक्शन हर साल बहुत सारे निकलते हैं पूरे दुनिया भर में। 39 करोड़ के आसपास डेंगू वायरस इन्फेक्शन निकल कर आ रहे हैं हर साल पूरे दुनिया भर में, जिसमें से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ लोगों के अंदर ही जो सिम्टम्स, जो लक्षण हैं दिखाई पड़ते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर भी लगातार डेंगू के केसेस इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है। इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल किया है, वो मेथड है वोल्बाचिया बैक्टीरिया का। यानी जो इंडोनेशिया के रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक वोल्बाचिया नाम का बैक्टीरिया है, इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमें इस बैक्टीरिया से कुछ मॉस्किटोज़ को इन्फेक्ट कर दिया गया और वो जो मॉस्किटो हैं वो यहाँ पर जाकर उस डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन मॉस्किटोज़ को, कुछ मॉस्किटोज़ को वोल्बाचिया बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद उन मॉस्किटो को उस शहर में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं। तो क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की मदद से बाकी सारे मच्छर के अंदर में जो भी यहाँ पर डेंगू देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग ऐसा यहाँ पे समझ सकते हो कि इंडोनेशिया की तरफ से एक स्टेप उठाया गया। बाकी डेंगू वैक्सीन अभी बनाई गई है। डेंगू वैक्सीन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक वैक्सीन है CYD-TDV करके, जिसको हम लोग डेंग वैक्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसको अप्रूव कर दिया गया था US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू 2019 में। ये पहली वैक्सीन है जो कि डेंगू को ठीक करने में मददगार रहती है। तो डेंगू को लेकर भी ये डेटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
उसके बाद में हमारे पास एक और एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसके बगल वाला महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा करता है। अब ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो एडिटोरियल है ये बात करता है G7 समिट के बारे में। तो आपको पता है अभी रिसेंटली हमारा एक G7 समिट होता है जहाँ पर PM भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा एडिटोरियल है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक एक करके चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि इंडिया काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर सकता है इस G7 समिट के बाद में। तो G7 समिट अभी होता है कहाँ पे होता है? जर्मनी के अंदर होता है। जर्मनी के अंदर जो रिजॉर्ट ऑफ क्लॉस एल्माउ है वहाँ पर होता है। हमारे जो PM मोदी हैं वो अटेंड करते हैं एज अ गेस्ट। PM मोदी के साथ साथ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री को इनवाइट किया गया था इस G7 समिट के अंदर में। अब G7 समिट ने बहुत कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। जैसे कि पहला अनाउंसमेंट हुआ है कि $600 बिलियन का खर्चा करके एक इनिशिएटिव बनाया जाएगा जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो बॉडी बनाई जाएगी PGII, इसका फोकस ये रहेगा कि जो गरीब कंट्रीज़ है, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी मदद कर सकें। उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो चाइना की साइड ना जाएं, इनसे पैसा ले सकते हैं, क्योंकि चाइना की साइड जाएंगे चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसा लेगा, लोन देकर फिर यहाँ पे अपना काम निकलवाएगा। लेकिन यहाँ पे ये G7 कंट्रीज़ ऐसा नहीं करने वाली हैं। ये लोन देंगी प्रॉपरली, यहाँ पर उस लोन को चुका लिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप उठाया गया। दूसरा स्टेप यहाँ पर G7 समिट के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर उठाया गया। क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, पोल्यूशन को रोकना है। तीसरा स्टेप उठाया गया कि हम लोग कैसे महंगाई को रोक सकते हैं, महंगाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी दुनिया भर में क्राइसिस की वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है। रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद एनर्जी मार्केट और साइबर सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर फोकस किया गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर रिसेंटली G7 समिट के अंदर चर्चा की गई है। अब उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो G7 समिट के अंदर सीधा सीधा रशिया और चाइना को टारगेट किया जा रहा था। ये एक मेजर पॉइंट थे डिस्कशन के, रशिया और चाइना, ये भी यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद और क्या बताया गया, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो PM मोदी ने यहाँ पर क्लियरली जो सपोर्ट यहाँ पे किया है, बेसिकली आप कह सकते हो बोला है रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे दोनों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए, ऐसा PM मोदी बोलते हैं G7 समिट में। साथ ही साथ में G7 समिट के अंदर जो ये सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे मैंने आपको बताया PGII को बनाया गया ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टैकल किया जा सके, प्लस और भी बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं G7 समिट के अंदर। तो भारत ने हर एक स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं किया है G7 समिट में, कुछ ही स्टेटमेंट्स को सपोर्ट किया है, क्योंकि भारत रशिया को यहाँ पे इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। रशिया के ऊपर ज़्यादा स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दिए हैं, चाइना के ऊपर ज़्यादा स्टेटमेंट भारत ने यहाँ पर नहीं दिए हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना। प्लस ऑथर ये भी बोलते हैं कि इंडिया की साइड से हमारे PM मोदी का एक कमिटमेंट आता है। वो कमिटमेंट क्या है, ये बात करते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी हैं, और हमारी जो सरकार है वो प्रोटेक्ट करेगी लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ठीक है, जो कि करंट टाइम पे कंट्री के अंदर काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका है। लोग अगर खुलकर बोलते हैं तो उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो ऑथर का कहना यह है कि जो PM मोदी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेगी, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे G7 समिट के अंदर इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी आलोचना की जा सकती है आने वाले टाइम पर। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस करंट टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, G7 समिट के अंदर क्या क्या चर्चा की जा रही है। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। आज का हमारा लास्ट एडिटोरियल बात करता है फ्री फॉल ऑफ द रूपी, यानी कि इंडियन जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया जाता है, एक एक करके हम लोग चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोली ये जाती है कि जब आप लोग यहाँ पे देखोगे इंडियन रूपी को, तो इंडियन रूपी अभी परसों इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका था, तो डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रूपी की वैल्यू 79 रुपीज़ तक पहुँच चुकी थी, ये यहाँ पे बोला गया। और वेडनेसडे में तो ये 79.05 पहुँच चुकी थी, ये 80 रुपये तक भी पहुँच सकती है, हालांकि थोड़ा सा भी कम हुआ है, ये यहाँ पे बोला गया। तो मतलब हमारी जो करेंसी इंडियन करेंसी वो लगातार कमज़ोर होती हुई चली जा रही है डॉलर के सामने। ये रूपी के साथ में हो क्यों रहा है,
ऐसा यहाँ पे बोला गया। इसके पीछे कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कारण आपको देखने को मिलेगा अमेरिका की साइड से। तो यूएस के अंदर जो इनका सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, तो यूएस ने रिसेंटली क्या किया था आपको पता होगा, अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, यानी ब्याज को इंक्रीज़ कर दिया था। ठीक है ना, ये यहाँ पे बोला जाता है। तो मतलब ये था कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उस लोन को चुकाने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका की साइड से किया गया। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी विदेशी लोग इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अमेरिकन जो कि इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, वो सारा पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं तुरंत। तो इंडिया से बहुत सारा पैसा लगातार निकल रहा होता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अनस्टेबिलिटी सी यहाँ पर क्रिएट होती है, और हमें अपने खुद के फॉरेक्स रिज़र्व से कुछ पैसा निकाल के मार्केट के अंदर डालना होता है, ताकि मार्केट को हम लोग संभाल सकें। इसी वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है वो भी अभी डाउन हो चुका है, और पहली बार हम लोग देख रहे हैं, लगभग 2021 से पहली बार देखा जा रहा है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो भी हमारा कम हुआ है। फॉरेक्स रिज़र्व हर एक कंट्री के पास में होता है, विदेशी मुद्रा का भंडार, तो हमारा ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसके पीछे का कारण यहाँ पर यही है कि हमारी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट हो रही है। उसके पीछे का एक और रीज़न देखने को मिलेगा, रिसेंटली आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। टाइट करने का मतलब है जो रेपो रेट वगैरह है उसको इंक्रीज़ किया गया है ना। अब रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ, जो इसकी वजह से जो EMIs वगैरह हैं, लोन वगैरह, वो काफ़ी हद तक महंगे हो गए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने स्टेप उठाया था, जिसकी वजह से भी हम लोग देख पा रहे हैं लगातार इंडिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है, डेप्रीसिएशन तो हमने समझ लिया क्यों हो रहा है, तो डेप्रीसिएशन को लेकर कुछ चीज़ें और आपको कवर कर लेनी चाहिए। जैसे कि डेप्रीसिएशन की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो फुल फॉर्म कर रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होती है। डेप्रीसिएशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, डेप्रीसिएशन इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू कम हो जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि यहाँ पे मान लो मतलब एक $1 के कंपैरिजन में पहले 70 रुपये, मतलब कि एक $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर यह बढ़कर 79 पहुँच चुका है। 79 पहुँच चुका है, तो मतलब हमारे कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है। तो आप कहोगे कैसे डेप्रीशिएट हो रही है, ये तो बढ़ रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। देखो, एक कंडीशन ये लेते हैं, एक कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने $1 को ख़रीदना है, तो $1 को ख़रीदने के लिए आपको पहले 70 रुपये देने पड़ रहे थे। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब आपको यहाँ पर $1 ख़रीदने के लिए 79 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो बताओ, पहले ही ये एक ही डॉलर था और अब भी एक ही डॉलर है, नुकसान कहाँ पे हुआ, दूसरे वाले केस में हुआ। अब आपको 9 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अब जो ये करेंसी डेप्रिसिएशन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसको देखते हैं। देखो, इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में देखने को मिलता है। जब बात करते हैं पॉजिटिव की, तो यहाँ पे अगर करेंसी की वैल्यू कम होती है तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा कैसे, बिल्कुल इस बात को समझो अच्छे से। देखो, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। होगा क्या कि पहले केस पे चलते हैं। मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, पहले विदेश के लोग आ रहे थे, $1 खर्च कर 70 रुपये का सामान लेकर जा रहे थे। ठीक है, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वो एक ही डॉलर लेकर आएंगे, लेकिन अब की बार 79 रुपीज़ तक का सामान लेकर जा सकते हैं। तो क्या होगा, जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है तो लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ सामान परचेस करेंगे तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। तो ये तो इसका यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब बात करते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, नेगेटिव में जब हम लोग बात करते हैं तो भारत को बहुत नुकसान होगा। क्यों, नेगेटिव में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया जो है करेंट टाइम पर ना बहुत ज़्यादा सामान को इम्पोर्ट करता है। इम्पोर्ट करता है मतलब हम लोग बहुत सारा सामान मंगाते हैं बाहर से। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ पे अब हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया है, तो इम्पोर्ट अगर बढ़ चुका है तो पहले मान लो हम लोगों ने $1 का सामान परचेज़ किया था, तो उसके बदले में हमें 70 रुपये देने पड़ रहे थे। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है
तो अब क्या होगा, अब हमें अगेन फिर से एक ही डॉलर के लिए 79 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो हमारे इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो इसका ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है ना। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, प्लस इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब देश के अंदर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अब हम लोग थोड़ा महंगा सामान मंगाएंगे तो उसको कंट्री में महंगा बेचा जाएगा, तो यहाँ पे कंट्री के अंदर महंगाई इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मैंने आपको समझा दिया कि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बूस्टअप हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन को लेकर एक प्रॉपर चर्चा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन था, जहाँ पे आपने देखा एक एक चीज़ हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर ली है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले फटाफट हम लोग अपनी वोकेबलरीज़ को भी कवर कर लेते हैं। मैं वोकेबलरीज़ को आज छोड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पे ध्यान आ गया अचानक से। तो वोकैब्स की बात करें तो आज का पहला वोकैब है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बहिष्कार करना या बैन कर देना। दूसरा वोकैब है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस मतलब स्पीडी यानी शीघ्र, जल्दी काम करना। यानी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो भाई एक्सपीडिशियसली की जाए, जल्दी की जाए। उसके बाद में तीसरा आता है एक्सीड। एक्सीड मतलब मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना। चौथा आता है कैटोस्ट्रॉफ। कैटोस्ट्रॉफ मतलब तबाही यानी डिज़ास्टर। पांचवा आता है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब टेरेबल यानी कि भयानक। ठीक है, ज़्यादातर वोकैब आपको इसी वाले एडिटोरियल से निकाल कर मिल चुके हैं। तो ये 5 वोकैब्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो कि आप लोग डेली लाइफ के अंदर डेली यूसेज में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बाकी फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं क्या है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पेयर्स दिए गए हैं इनमें से एक लाइटेस्ट मेटल और हैवीएस्ट मेटल का कौन सा करेक्ट पेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो लाइटेस्ट मेटल है, जो इसकी बात करें तो आपको लिथियम देखने को मिल जाएगा। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3 है और एटॉमिक वेट आपको 6.941 U देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक लाइटेस्ट नोन मेटल है। लेकिन जो ओस्मियम है, ओस्मियम का एटॉमिक वेट आपको 190.2 U देखने को मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका 76 है। तो ध्यान रखना, लाइट मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट यहाँ पे कम होता है। ठीक है, हैवियर मेटल्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो ओसियम का एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा है, लिथियम का कम है। दैट इज़ वाई आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसका सही आंसर आपको मिल चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।